हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का जो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है वो इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं 8 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 9th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 9th लेक्चर वीडियो है और मैं उम्मीद करती हूं कि पिछले जो 8 लेक्चर वीडियो है वो आपने देख भी लिए होंगे। और एक बात और है, आपके एक कॉमन क्वेरी है, कॉमन डाउट है जो आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं उस कॉमन क्वेरी, उस कॉमन डाउट का रिप्लाई करना चाहूंगी। उसके बाद हम आज का लेक्चर, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली बच्चे मुझसे बहुत ज्यादा कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम आप कौन सी बुक फॉलो करती हैं, हमें कुछ अच्छी बुक बता दीजिए क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मेरे सामने, मेरी नजर में ये ओसवाल गुरुकुल की बुक है। काफी अच्छी बुक है, मोस्ट लाइकली सीबीएसई की क्वेश्चन पेपर बुक है, क्वेश्चन बैंक है, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। जैसे मैं कॉमर्स स्ट्रीम की हूँ तो इसलिए मैंने ये 3 बुक्स, जैसे मेरे पास है अकाउंटेंसी की है, इकोनॉमिक्स की है, बीएसटी की है, जिससे मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। बट ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट, क्लास 12 के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है ना, ह्यूमैनिटीज के भी और साइंस स्ट्रीम के, ये सभी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ये बुक अवेलेबल है। तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं क्लास 12 की प्रिपरेशन के लिए। काफी अच्छी बुक है एंड दिस बुक इज एज पर द लेटेस्ट बोर्ड सिलेबस। जो लेटेस्ट बोर्ड सिलेबस है, जो 31 मार्च 2023 को इशू किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है। और मुझे इस बुक की एक बहुत अच्छी बात ये भी लगती है कि इस बुक में डिफरेंट जो पैटर्न है क्वेश्चंस के, जैसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, केस स्टडी एंड न्यूमेरिकल, ये सारे ही इंक्लूडेड है इसमें। हर टाइप के क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए गए हैं। प्लस इसमें प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो भी इंक्लूडेड है। तो इस बुक को आप जरूर रेफर करें। ये जैसे मैंने इसका जो फर्स्ट पेज है ये यहाँ पे शेयर किया है। इसमें जैसे इसका जो इंडेक्स है वो देखिए, यहाँ पे जैसे अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है उसका इंडेक्स है। तो यहाँ पे हर चैप्टर वाइज आपको मिलेगा एंड चैप्टर के स्टार्टिंग में उसकी समरी है, शॉर्ट में हर चैप्टर की समरी दी गई है। और उसके बाद उस चैप्टर के जो एमसीक्यूज है, लॉन्ग आंसर टाइप, केस स्टडी, न्यूमेरिकल, वो इसमें दिए गए हैं। तो हर चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन ऐसे इंक्लूडेड हैं। ऐसे ये देखिए, अकाउंटेंसी की है, ये इकोनॉमिक्स की है एंड ये बीएसटी की जो बुक है उसका कंटेंट है। तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं। और इसके साथ ही ओसवाल का टेलीग्राम का चैनल है, तो वो भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहां पे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। जो आपका टेलीग्राम का चैनल है वहां पे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्लस स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है। एंड अगर ये बुक आपको परचेज करनी है तो इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहां से आप इसे ले सकते हैं। राइट। तो चलिए फिर आज के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है और आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताना है। ये 4 ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताना है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? असर्शन क्या दिया गया है? असर्शन आपको दिया गया है कि ह्यूमन कैपिटल इज नॉट ट्रेडेड इन मार्केट, हाउएवर इट्स सर्विसेज आर ट्रेडेड। ठीक है, दिस इज असर्शन। एंड रीजन क्या है? रीजन है कि ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल इन नेचर। ठीक। तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट द ह्यूमन कैपिटल। अगर आपको ह्यूमन कैपिटल के बारे में आइडिया है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि ये जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है, ये होता क्या है? ठीक है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? तो ह्यूमन कैपिटल बता दूं, ह्यूमन कैपिटल मतलब स्टॉक ऑफ एजुकेटेड, टैलेंटेड एंड स्किल्ड लेबर। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल क्या है? देखिए नाम क्या है, ह्यूमन यानी ह्यूमन बीइंग, कैपिटल यानी पूंजी। ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ एजुकेटेड, ट्रेन्ड, स्किल्ड जो लेबर्स हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन अ कंट्री। ये खास बात है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी समय किसी कंट्री में जो भी स्टॉक ऑफ एजुकेटेड, ट्रेन्ड एंड स्किल लेबर का जो ग्रुप होता है ना, उसी को कहा जाता है उस कंट्री का ह्यूमन कैपिटल। ठीक। तो ह्यूमन कैपिटल समझ में आया? ह्यूमन कैपिटल मतलब स्टॉक ऑफ एजुकेटेड, ट्रेन्ड एंड स्किल लेबर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन अ कंट्री, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन अ कंट्री इज कॉल्ड इट्स ह्यूमन कैपिटल। और जो ह्यूमन कैपिटल है इट इज इनटेंजिबल। ह्यूमन कैपिटल तो इनटेंजिबल है ना, ह्यूमन कैपिटल इनटेंजिबल है। ठीक है। देखिए
आप ह्यूमन कैपिटल को ट्रेड नहीं कर सकते मार्केट में। जो ह्यूमन कैपिटल है मतलब जो लेबर है, जो स्किल्ड, एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड लेबर है, क्या उसको ट्रेड करते हैं क्या मार्केट में? क्या उसका व्यापार होता है मार्केट में? नहीं, उसकी सर्विसेज का ट्रेड होता है। जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी सर्विसेज का ट्रेड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूं, जैसे कोई डॉक्टर है, क्या डॉक्टर का ट्रेड होता है? डॉक्टर तो ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, क्या डॉक्टर को आप परचेज कर सकते हैं मार्केट में? नहीं, डॉक्टर की जो सर्विसेज हैं, ठीक है, डॉक्टर की जो सर्विसेज है इसका ट्रेड होता है मार्केट में। डॉक्टर हिमसेल्फ इज नॉट सोल्ड इन द मार्केट, डॉक्टर को नहीं बेचा खरीदा जाता है मार्केट में, डॉक्टर की जो सर्विसेज हैं इसको आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ह्यूमन कैपिटल क्या है? इट इज इनटेंजिबल इन नेचर। ठीक, तो मुझे लगता है आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब आप बता सकते हैं एसर्शन क्या है? ह्यूमन कैपिटल इज नॉट ट्रेडेड इन मार्केट, हाउ एवर इट्स सर्विसेज आर ट्रेडेड। तो एसर्शन तो सही है। एंड इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल इन नेचर। ठीक, तो इसका कारण ये है। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक, अच्छा एक चीज और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। देखिए, एक होता है ह्यूमन कैपिटल और एक होता है फिजिकल कैपिटल। ठीक, एक है ह्यूमन कैपिटल जिसका जिक्र यहाँ पे हुआ एंड एक है फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है ये तो आप समझ गए होंगे, अभी डिस्कस किया। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ एजुकेटेड, ट्रेन्ड एंड स्किल लेबर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन अ कंट्री। किसी कंट्री में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी एजुकेटेड, ट्रेन्ड एंड स्किल जो लेबर्स का जो स्टॉक होता है दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। जबकि फिजिकल कैपिटल क्या होता है बताइए? फिजिकल कैपिटल क्या है? जो मशीनरीज है, ठीक है, जो एसेट्स हैं जिनसे प्रोडक्शन किया जा सकता है, जिनसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा सकती हैं, या जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है, वो सब क्या है? बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, मशीनरी है, वो सब क्या है? फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल वो एसेट्स हैं विच आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन में यूज होते हैं, वो सब फिजिकल कैपिटल है। एंड फिजिकल कैपिटल क्या है? फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल। फिजिकल कैपिटल टेंजिबल होते हैं, फैक्ट्री, मशीन सबको छू सकते हैं ना। जबकि ह्यूमन कैपिटल क्या है? इनटेंजिबल। ये जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड एक और लास्ट डिफरेंस और बताती हूँ। देखिए, ये जो फिजिकल कैपिटल है इट इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर। जो फिजिकल कैपिटल है इट इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर, यानी आप इसको ओनर को से अलग कर सकते हैं। बट जो ह्यूमन कैपिटल है इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। क्या डॉक्टर को उसकी सर्विस से अलग कर सकते हैं? एक टीचर को उसके टीचिंग से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ह्यूमन कैपिटल इज नॉट सेपरेबल फ्रॉम इट्स सर्विस, जबकि फिजिकल कैपिटल इज सेपरेबल। ठीक, तो ये तीन डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। देखिए, मेरा पर्पज ये नहीं है कि केवल मैं आपको यहाँ पे आंसर बता दूं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मेरा पर्पज है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड और मुझे कुछ भी जानकारी है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं 20 का ही बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बेनिफिट ऑफ फिजिकल कैपिटल अक्रू ओनली टू प्राइवेट एंटिटीज वेयर एज ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइड प्राइवेट एज वेल एज डैश बेनिफिट। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये अगेन एक डिफरेंस है बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल के बीच में एक डिफरेंस है। ये जो क्वेश्चन है दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फिजिकल कैपिटल होता है यानी मशीनरी, फैक्ट्री, ये सब का जो बेनिफिट है इट अक्रू ओनली टू द प्राइवेट एंटिटी। यानी फिजिकल कैपिटल का जो बेनिफिट है वो केवल प्राइवेट एंटिटी को होता है, जबकि ह्यूमन कैपिटल जो है उसका बेनिफिट प्राइवेट जो एंटिटी है उनको तो होता ही है, इसके साथ और किसको इसका बेनिफिट होता है? ऑप्शन है प्रॉफिटेबल, सोशल, फिजिकल, मॉनिटरी। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना। फिजिकल कैपिटल इसका बेनिफिट तो केवल, देखिए फिजिकल कैपिटल जैसे प्लांट हुआ, मशीनरी हुआ, इसका बेनिफिट तो केवल उसी फर्म को होता है, उसी कंपनी को होता है, उसी फर्म को होता है जहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, जिनके पास वो प्लांट है, जिनके पास वो मशीनरी है, केवल उन्हीं को बेनिफिट होगा। ठीक है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल मतलब स्टॉक ऑफ स्किल्ड, ट्रेन्ड, एजुकेटेड लेबर का जो ग्रुप है उसका जो बेनिफिट है किसको होगा? उसका बेनिफिट उस प्राइवेट एंटिटी को तो होगा ही, जिन्होंने उनको हायर किया है अपनी कंपनी में, उनको तो होगा ही। इसके साथ और किसको बेनिफिट होगा? इसके साथ सोशल बेनिफिट भी है। इसके साथ सोशल, ह्यूमन कैपिटल का जो बेनिफिट है ना, सोशल बेनिफिट भी है। ठीक है, क्योंकि ये जो ह्यूमन, जो एजुकेटेड, ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस्ड जो लेबर्स हैं, ये क्या है? दीज आर द एसेट ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी के लिए भी तो एसेट है। हम जानते हैं ना, एक एजुकेटेड इंडिविजुअल, यहां लिखती हूं, एक एजुकेटेड इंडिविजुअल से क्या बनता है? एजुकेटेड सोसाइटी।
अगर इंडिविजुअल एजुकेटेड है, ट्रेन्ड है, स्किल्ड है, ठीक है, तो एजुकेटेड इंडिविजुअल से बनती है एजुकेटेड सोसाइटी, और एक एजुकेटेड सोसाइटी से क्या बनता है, एजुकेटेड नेशन, एक कंट्री एजुकेटेड बनती है। ठीक है, तो अगर जो ह्यूमन कैपिटल है वो केवल कंपनी के लिए यूजफुल नहीं है, वो समाज के लिए भी बहुत यूजफुल है, समाज के लिए यूजफुल है, किसी देश के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ना प्रॉफिटेबल, ना फिजिकल, ना मॉनेटरी, यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि सोशल बेनिफिट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। ये जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और बताइए इन चारों में से कौन सा सही है, कौन सा ट्रू फॉल्स आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए दोनों जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि चाइना इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन इट्स ओन विदाउट एनी प्रेशर, यानी चाइना ने इंट्रोड्यूस किया था स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म खुद से, ऑन इट्स ओन। ठीक है, खुद से चाइना ने इंट्रोड्यूस किया था, ये स्टेटमेंट 1 है। ठीक, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि कुछ स्कॉलर्स हैं उनका आर्ग्यू है कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस की वजह से इट लेड टू द वर्सनिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि कुछ स्कॉलर्स का ऐसा आर्ग्यू है कि इंडिया में ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था 1991 में, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, इससे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जैसे जीडीपी हुआ, नेशनल इनकम हुआ, वो क्या हो गया, वो और खराब हो गया। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ये बताना है। ठीक, तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा ना। अब चलिए इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। ठीक, तो सबसे पहली बात है यहाँ पे जो लिखा है ना कि चाइना इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन इट्स ओन विदाउट एनी प्रेशर, तो एकदम सही बात है। जो चाइना है वहां पे स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था खुद से, कोई प्रेशर नहीं था। ठीक है, लेकिन जो इंडिया है, इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर द प्रेशर ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था वो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था एज पर द बुक्स। ठीक है, क्योंकि इंडिया को रिसीव हुई थी फाइनेंशियल हेल्प $7 बिलियन की। ठीक है, इंडिया को उस टाइम $7 बिलियन की फाइनेंशियल हेल्प मिली थी, किनसे, आईएमएफ से एंड वर्ल्ड बैंक से। और उसके बदले में इंडिया को अग्रीमेंट करना था कि इंडिया को अग्रीमेंट करना था कि इंडिया विल अनाउंस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इंडिया के यहाँ पे न्यू एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आएगी। ठीक है, तो इसलिए इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था वो आया था अंडर द प्रेशर ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प की थी, $7 बिलियन की फाइनेंशियल हेल्प की थी, और उसके बदले में इंडिया को अग्रीमेंट करना था कि इंडिया विल अनाउंस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, लेकिन ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, इससे क्या हुआ, इससे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जैसे जीडीपी है, नेशनल इनकम है, वो और बेटर हो गए। ठीक है, नेशनल इनकम बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गया, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, कंजप्शन बढ़ गया, तो और ज्यादा हमारी कंडीशन और बेटर हो गई। ठीक, तो आप समझ गए होंगे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, समझ में आया, स्टेटमेंट 1 ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एक बार आप बुक से भी इन्हें पढ़िएगा। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।